मैंने उसको देखा है। यहाँ पे पट्टी, पैरों में पट्टी, नाक में उसको ऑक्सीजन लगा हुआ सब। भगवान कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे देखे ना। दूसरे दिन मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई। जब अल्ट्रासाउंड करा के मैं बाहर आई, क्योंकि जो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहा था ना उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पेट के अंदर ना उनको खून दिखाई दे रहा था, फ्रेश ब्लड जिसको बोलते हैं। हम दोनों के ना पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कहा यार अभी तो हमने सब कुछ सही किया था। आज आप मेरी आंख में आंसू नहीं देख रहे हो, क्योंकि मेरे आंसू पूरे के पूरे सूख चुके हैं। मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि कनौजिया और आप मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं लखनवी के रुचि के नाम से। और इसके साथ ही साथ जैसे कि आपको पता है कि मैं अपना एक छोटा-सा बिज़नेस रन करती हूँ, चिकनकारी का बिज़नेस। और यस, चिकनकारी से आपको पता चला होगा कि मैं हूँ लखनऊ से और मेरा जो होम टाउन है वो लखीमपुर खीरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो लखनवी का रुचि आपके सामने खड़ी है, इसके पीछे की जर्नी क्या है। मेरे पापा अच्छे खासे एक गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे और जिस हिसाब से सबका घर चलता था, मेरा भी वैसे ही चलता था। हम 3 भाई-बहन थे, तो नॉर्मली सबकी अच्छे से पढ़ाई हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरी लाइफ की ट्रेजेडी थोड़ी-सी अलग जा रही थी। मैं जब 9 साल की थी, तो मैं 3 मंजिल छत से नीचे गिर गई और वो नीचे गिरने में जो आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं, मैं उस पे गिर गई। जिसकी वजह से मेरा जो राइट हैंड है, यानी कि मेरा जो दायाँ हाथ है, यहाँ से पूरी तरीके से जला हुआ है और उसको सही होने में कम से कम 1 साल का टाइम लग गया। वहाँ से शुरू हुआ मेरे पापा से सुपर हीरो बनने का सफ़र। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था, मुझे आपकी बेटी का हाथ काटना पड़ेगा। लेकिन मेरे पापा का था कि नहीं, कैसे भी करके हम बचाएँगे। मेरे डॉक्टर ने यहाँ तक ये कहा था मेरे पापा से कि महँगी दवाइयाँ हैं, आप करा नहीं सकते हो। तो पापा ने कहा इतनी भी महँगी दवाइयाँ नहीं होंगी कि हम नहीं करा सकते, यहाँ अपना घर बेच के कराएँगे, हमें करानी है। तो यहाँ से जो आज मैं दोनों हाथों के साथ आपके साथ खड़ी हूँ, आपको दिखाई दे रही हूँ, वो सिर्फ़ मेरे पापा की वजह से। और मेरा हाथ ये 5 साल नहीं चला, मेरा दायाँ हाथ 5 साल बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं सिर्फ़ ऐसे अपना हाथ लेके घूमती रहती थी और ये भी नहीं पता था मेरा हाथ ये लाइफ़ में कभी काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरे पापा की वजह से। पापा मुझे ना जाने कहाँ-कहाँ लेके गए, ना जाने कौन-कौन से डॉक्टर्स के पास लेके गए कि हाथ चल जाए। 5 साल बाद मेरा ये हाथ काम करना शुरू किया। आज आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से तो काम नहीं करता है, बट ये है कि हाँ, मैं अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं ना, वो बहुत आराम से इनसे पूरी करती हूँ। 17 साल की उम्र में मेरा जब 12th पास हो गई, तो मैं लखनऊ आ गई पढ़ाई करने के लिए। काफ़ी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी बीच मेरा भाई जो नैनीताल में पढ़ाई कर रहा था, ना जाने रातों-रात क्या हुआ, उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई और रात में ही उसको वहाँ से एम्बुलेंस से लेके आए। उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको आखिर हुआ क्या है और उस टाइम मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 17 साल की थी। वो अपने होशो-हवास में नहीं था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो किस दुनिया में है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एकदम से उसने अपना मेंटल जो स्टेबिलिटी थी पूरी तरीके से खो दी थी। वो मानसिक तरीके से समझ ही नहीं पा रहा था चीज़ों को। और आप पता है आपको, आप हर बीमारी हर किसी को समझा सकते हो, लेकिन अगर किसी को मानसिक बीमारी है ना, आप उसको कभी जीवन में समझा नहीं पाते हो वो चीज़ें। उस दिन के बाद से शायद वो मम्मी-पापा मुझे वो प्यार नहीं दे पाए, जो शुरू से उन्होंने मुझे दे रखा था, क्योंकि उसके बाद उनको देखना था मेरे भाई को। अभी भाई को कभी वो बहुत हाइपर होता, कभी बहुत नॉर्मल होता, लेकिन एक लड़ाई वो लोग वहाँ लड़ रहे थे, एक लड़ाई मैं यहाँ लड़ रही थी, क्योंकि मैं अपने घर नहीं जा सकती थी। बिकॉज़ वो कभी भी हाइपर हो जाता था, कभी भी मार-पीट करना, कभी चिल्ला देना, कभी मम्मी को मारना, कभी पापा को मारना, क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं था। इसलिए उसको हम कुछ कह नहीं सकते थे। जब वो मेंटल हॉस्पिटल से वापस आता तो ठीक होता, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ही घर में आता, थोड़े दिन बाद फिर उसकी वही कंडीशन हो जाती कि हमें दोबारा से उसको वहीं भेजना पड़ता। उसके बाद सब कुछ ठीक-ठाक तो नहीं चल रहा था, लाइफ़ इतनी भी ईज़ी नहीं थी। मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ मैंने 18 साल की थी तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि घर का बर्डन, भाई की बीमारी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अगर मेरी भी परेशानी उनको लेनी पड़े या मेरे को पैसे माँगने में एक्चुअली बहुत शर्म आती थी। बचपन से मेरा यही हिसाब था कि मुझे ना अपने पापा से भी पैसे माँगने में अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि नहीं यार, मैं अपने खर्चे का पैसा निकाल लूँ। तो मैंने जो फर्स्ट जॉब करी थी 18 साल की उम्र में, तब मैंने ₹250 से शुरुआत करी थी। एज़ इवेंट कोऑर्डिनेटर, प्रमोटर्स, ये सारे में काम करती थी। पार्ट टाइम काम होते थे 3 से 4 घंटे के, वो मैं करती थी। जस्ट बिकॉज़ मुझे घर से पैसे नहीं माँगने पड़े। फिर 2015 में दिसंबर में मेरी शादी हो गई और शादी के बाद जैसे लाइफ़ एक फेयरी टेल जैसी होती है, मेरी भी वैसी ही थी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है यार, अब जाके मेरी लाइफ़ पटरी पे आ गई। क्योंकि एक लड़की की जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक उसको लगता है पता नहीं कैसा घर मिलेगा, पता नहीं कैसा इंसान मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। यहाँ से लेकिन एक चीज़ मेरी कभी मेरे दिमाग से नहीं गई कि मुझे
कमाना है, मुझे कुछ करना है और मुझे किसी से माँगना नहीं है। सब कुछ हो रखा था, जॉब कर रखी थी, घूमना-फिरना भी हमारा हो रखा था, सब कुछ हमने कहा चलो फैमिली स्टार्ट करते हैं। 2016 हमने पूरा वेट किया, कंसीव नहीं हो रहा। अब हम आते हैं 2017 पे। 17 मार्च में हमें ऐसा मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? कुछ दिखाना चाहिए डॉक्टर को क्योंकि हम टाइम वेस्ट क्यों करें अपना? अप्रैल में क्या हो रहा था ना मैं घर में खाली बैठी बोर हो रही थी। अभी मेरे हस्बैंड तो जा रहे हैं ऑफ़िस, मैं जा रही हूँ डिप्रेशन में जस्ट बिकॉज़ कि मेरे को बेबी नहीं हो रहा है और मैं करूँ क्या तो करूँ क्या? बीच में मैंने अपना छोटा-मोटा काम करती रहती थी, फिर भी मैं घर में बोर होती, मैं क्या करूँ? फिर कहीं से मुझे दिखाई दिया कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है। तो बैठे-बैठे घर में बैठे रहे, क्या करते हैं क्या करते हैं? मैंने कहा चलो यार यूट्यूब से अगर अर्निंग होती है तो क्यों ना मैं भी वीडियोज़ बनाया करूँ। मैंने इनसे बोला तो कहते हैं, "हाँ, बनाया करो अच्छी बात है।" मैंने पहला वीडियो बनाया, मैंने इनको भेज दिया। इन्होंने देखा, इन्होंने कहा, "नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, तो बनाओ।" मैंने कहा, "ठीक है चलो।" उसके बाद में यूट्यूब की जर्नी यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं उस चीज़ से माइंड अपना थोड़ा डाइवर्ट करना चाहती थी। वहाँ से निकले, अब मेरा यूट्यूब धीरे-धीरे चलना शुरू हो गया। मेरे को जनवरी 2018 में कंसीव हो गया। ये मिरेकल था मेरे लिए भी और डॉक्टर के लिए भी कि 1 या 2 महीने के अंदर ये कैसे कंसीव हो गया। तब मेरा यूट्यूब चल रहा था और फिर जैसे ही गन्नू ना आया, ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने ना कुछ मेरे को लक दे दिया। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ में। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत नॉर्मल सा चल रहा था। उसके बाद जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ वायरल होना शुरू हुए, जो मेरी चीज़ें इतनी अच्छी होती चली गई, जब मैंने कंसीव किया था तो मेरा शायद 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर रहे होंगे उस टाइम। 8वें महीने में जम के काम किया, 9वें महीने में मैंने जम के काम किया। बड़े ही अच्छे से मैं काम करती थी, अपने यूट्यूब वीडियो शूट करती थी। बहुत अच्छा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन 18 सितंबर मेरे बेटे का बर्थडे है उस दिन। तो 17 तारीख को मेरी डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हारा मतलब जो बेबी है उसको 2 नाल गले में फंदा आ गया है तो इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं उसके लिए भी तैयार थी। मैं हर चीज़ के लिए लाइफ में तैयार थी। मेरे को लगता था कि नॉर्मल करो, ऑपरेशन करो, कुछ भी करो बस मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। अभी 18 को सुबह मेरा ऑपरेशन हुआ पौने 9 बजे की तरफ, ठीक है? 5 मिनट मैं इतनी खुश होके ओटी के अंदर गई हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कोई दुनिया का पता नहीं क्या चीज़ मिलने वाली है, मैं इतनी खुश थी। मैं ओटी के अंदर गई, बहुत ही बढ़िया मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया, खुशी-खुशी डॉक्टर ने आवाज़ आई मुझे रोने की, डॉक्टर ने मुझे बताया कि बेटा हुआ है। कहा चलो अच्छा है। मैं बहुत खुश थी, ठीक है? मैं कोई दर्द ही नहीं हो रहा, मैं खुश हँस रही हूँ वहाँ पे। मैं बाहर आई बहुत अच्छे से, मैं इनको ना हँसते-हँसते देख के जा रही थी। मेरे को लग रहा था कि यार मेरा बेटा तुम लेके आओगे। वो पल मेरे को आज भी याद है, मैं इतनी प्राउड होके जा रही थी ना कि यार मेरा मेरा बेटा हो गया, मैंने ऑपरेशन कराया, मुझे इतना सा भी दर्द नहीं उसका। मैं गई ऊपर, ये बच्चे को लेके भी नहीं आए कि उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रहे हैं। मैं अपने बेड पे इन्होंने लिटा दिया मुझे इधर, बच्चे को रूम के अंदर तक नहीं लेके आए। वहीं से डॉक्टर ने कह दिया कि इसको आप दूसरे हॉस्पिटल लेके जाइए, बड़े हॉस्पिटल, इसको ना इन्फेक्शन हो गया है। मैंने उसको देखा तक नहीं। वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब दिन। आज उसको लेके चले गए कि अभी उसको ना इन्फेक्शन हो गया। अब मेरे पास कोई नहीं, जिस टाइम पे आपको अपने हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेरे पास नहीं थे उस टाइम पे। मेरे पापा आए थे, मेरे पापा-मम्मी आए थे। 4 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे पापा मेरे साथ थे। 3 दिन ये हुआ कि आपका बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा हम कुछ नहीं कह सकते। 3 दिन तो हमारा ऐसे ही बीता। उसके बाद फिर ये होप आई कि नहीं बच्चा बचेगा। उसका प्लेटलेट्स बहुत कम था, उसका हीमोग्लोबिन 25 था, उसको पूरी तरीके से लंग्स में इन्फेक्शन हो रखा था। उसका हालत बहुत खराब था। उसको मैं तब तक मैं 5 दिन में डिस्चार्ज होके घर चली गई। मेरा मन नहीं लग रहा घर पे कि मैं क्या करूँ? ऑपरेशन के 7वें दिन यहाँ से मैं अपने बच्चे को देखने गई। मैं चल नहीं पा रही थी बट मेरे को था कि मेरे को बच्चा एक बार मेरा दिखा दो। ये कहते थे कि तुम देख नहीं पाओगी तो मत देखो। उसकी बस एक फ़ोटो उन्होंने ले रखी थी जब उसको हॉस्पिटल कार में लेके जा रहे थे, बस वो मेरे को दिखा दी कि ये फ़ोटो देख लो, तुम वैसे नहीं देख पाओगी। मैं कहा नहीं यार प्लीज़ दिखा दो उसको। मैं गई वहाँ पे। यार एनआईसीयू में जब मैंने उसको देखा है, यहाँ पे पट्टी, पैरों में पट्टी, नाक में उसको ऑक्सीजन लगा हुआ, सब। भगवान कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे देखे ना, वो बहुत ही खराब, बहुत ही खराब थे वो दिन। मैंने 18 दिन मेरा बच्चा, उसमें से 12 दिन वेंटिलेटर पे रहा है, 18 दिन मेरा बच्चा हॉस्पिटल में रहा है, 18 दिन बाद वो हॉस्पिटल से घर आया है। उसके बाद उसका हाथ छिले का मतलब
नहीं देखने लायक था। मेरा बच्चा मैंने बहुत अच्छे से पौने 4 किलो का बच्चा मैंने हुआ था, पौने 4 किलो का। और इतना स्वस्थ, इतना अच्छा कि मतलब डॉक्टर को भी लगता था इतना बढ़िया वेट हो गया बच्चे का, मैं भी खुश, वो भी खुश, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जब वापस आया तो सवा 3 किलो का मेरा बच्चा रह गया था और शक्ल उसकी देखने लायक नहीं बची थी। उसके बाद में हम आराम से अपने काम कर रही थी, मैं अपने यूट्यूब कर रही थी। थोड़े दिन के लिए मैंने फिर चिकनकारी अपना रोक दिया क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, इसको हमें ना कैसे करके सब कुछ बढ़िया करना है। बहुत छोटा-सा था, उसकी बहुत टेक केयर करी मैंने, सब कुछ छोड़ दिया अपना। मेरे हस्बैंड ने 2019 में जॉब छोड़ दी। फिर हम अपना बिज़नेस भी कर रहे थे, साथ में मैं अपना यूट्यूब कर रही थी। हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना रहा है हमेशा से कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। उसके बाद 20 में आपको पता है कोविड आ गया। उसी बीच में हमने अपना घर लिया। अब हम आते हैं 2021 में। 2021 मार्च मेरा घर बन ही रहा था, सेकंड फ्लोर बस बनने की तैयारी में था। 2-3 महीने बाद हम लोग ना गृह प्रवेश करने वाले थे। 2021 मार्च में एकदम से रात में 2-3 बजे की तरफ मेरा बच्चा ना उठ के बैठता है और फिर उसको एकदम से ना उल्टी आने लगती है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, वो मुश्किल से उस टाइम पे 2.5 साल का था कि एकदम से इसको क्या हो गया। अभी रात में 3 बजे हम लेके उसको हॉस्पिटल भागे, क्या हो गया? वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको दौरा पड़ता है, इसको ये दौरा पड़ा है। हम दोनों के ना पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं कहा यार अभी तो हमने सब कुछ सही किया था, फिर कैसे खराब हो गया यार ये? उन्होंने कहा कि सीधे इसको दौरा पड़ा है। अब दौरे का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा था हमें उस टाइम पे। हमने कहा अच्छा, तो फिर दवा करो। करा, उसको सब रखा-वखा, इधर-उधर अंदर करके रखा, सब कुछ हो गया। उसके बाद में फिर हम सुबह में उसे डिस्चार्ज करा के घर लेके आए। उन्होंने बड़े सारे टेस्ट बताए। उसके बाद उसके बहुत सारे जितने भी टेस्ट होते थे वो सारे हमने टेस्ट करा दिए, सब कुछ हो गया। फिर पता चला कि फाइनली उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था। दिमाग में उसके कहीं कुछ ऑक्सीजन नहीं पहुँची इस वज़ह से। वो एक हमारा एक अलग ही सफ़र तय शुरू हो गया कि अभी भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते। ना हम किसी ओकेज़न में कभी कहीं जाते हैं, ना हम शादियों में जाते हैं, ना हम मूवीज़ देखने जाते हैं, ना हम किसी शोर-शराबे में जाते हैं। हमारी ज़िंदगी ना एक घर के अंदर ऐसे बंद सी गई है क्योंकि हमारी ज़िंदगी सुबह से शाम तक मेरे बच्चे पे रहती है। सो के उठना, उसका रूटीन और उसको सोने देना, बहुत सारी चीज़ें, वो मेरी सारी की सारी ऐसे चलती रहीं। तो फिर हम बात करते हैं 2020 की, कोविड चल रहा था, मेरा बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैंने आपको बताया। लेकिन उसी बीच पता है क्या हुआ? मई में मैंने ना जून में मैंने कंसीव किया। खुश थे काफ़ी क्योंकि एक तो आपको पता ही है बड़ी मुश्किल से मैं कंसीव कर पा रही थी। अपने आप नेचुरली मैंने कंसीव किया, बढ़िया था। बट मुझे पता नहीं चला। पीरियड्स एक दिन आया, थोड़ा-सा आया, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद पेट में दर्द रह रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। और मेरी आदत ये है कि पीरियड्स में कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो मैं तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाने वाला सीन रखती हूँ कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं गई हूँ डॉक्टर को 1 दिन पहले दिखाने, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, आप वो अल्ट्रासाउंड करा लो। और वहाँ पे उन्होंने जब मुझे टेस्ट दिया ना कि जाओ जाके वो किट दी, टेस्ट कर लो, तो वहाँ पे उसमें पॉज़िटिव आया। बड़ा खुश, वो दिन मेरा ना बहुत अच्छा निकला कि मैं बहुत खुश, चलो अच्छा ठीक है, दूसरा कंसीव कर लिया, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब दूसरे दिन मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, जब अल्ट्रासाउंड करा के मैं बाहर आई, क्योंकि जो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहा था ना, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पेट के अंदर ना उनको खून दिखाई दे रहा था, फ्रेश ब्लड जिसको बोलते हैं। नॉर्मली औरतों के पेट के अंदर फ्रेश वाला ब्लड नहीं दिखाई देता, नॉर्मल जो आपका जो पीरियड का ब्लड होता है वो दिखता है, लेकिन फ्रेश नहीं दिखता। वो भी परेशान कि फ्रेश कहाँ से दिखाई दे रहा है। मैं अब जब रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बस छोटी-सी बात बताई, लेकिन वो छोटी-सी बात ना बहुत समझ के बाहर थी कि आपका जो बच्चा था वो फेलोपियन ट्यूब में था और आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो बर्स्ट हो गई है। अभी आपको तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे वहाँ, आज आप मेरी आँख में आँसू नहीं देख रहे हो क्योंकि मेरे आँसू पूरे के पूरे सूख चुके हैं। मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया। उसके बाद 2 बजे वो कह रही हैं शाम में 6 बजे आपको ऑपरेशन कराना है कोविड टाइम पे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँगी क्या? मेरा एक खुद का बच्चा है। मैं एक बच्चा गया, मैं उसका वो दर्द मनाऊँ कि जो मेरा है मैं उसको देखूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या? 2 बजे मैं आ रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कि मैं अपना बैग पैक करके जाऊँ ऑपरेशन कराऊँ जाके। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ठीक है। बस 5:30 बजे मैं अपने बच्चे को बाय बोल के घर से निकली। 6:30 बजे मेरा फिर ऑपरेशन हुआ और ये जो ऑपरेशन होता है ना, प्रॉपर आपका ओपन सर्जरी होती है, जैसे कि आपको बच्चा होता है वैसे ही ये प्रॉपर ओपन सर्जरी होती है। मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरी एक फेलोपियन ट्यूब निकाल दी गई। अभी मेरे पास सिर्फ एक फेलोपियन ट्यूब है। एक फेलोपियन ट्यूब निकाल दी गई। डॉक्टर ने ये भी कहा अगर मैं आपका अभी ऑपरेशन नहीं करूँगी तो आपका बचने के कोई चांस नहीं है। वहाँ से
फिर एक और जर्नी, एक और ऑपरेशन, वो एक और दर्द। वो दर्द क्या कि मेरा बच्चा घर में है, पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वो क्या कर रहा होगा, क्योंकि उसको हम हॉस्पिटल नहीं ला सकते थे, उस टाइम कोविड चल रहा था ना। ये दिक्कत, ये ऑपरेशन, ये फेलोपियन ट्यूब, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ा था गूगल पे कि फेलोपियन ट्यूब बर्स्ट होती है, बच्चा उसमें भी जाता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भगवान ने सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे थे। तो ये जो संघर्ष जो जीवन का चलता आ रहा है ना, वो ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ़ आप लोगों से इतना ही बोलूँगी, पता है क्या? भगवान देता भी उसी को ही है ना, दर्द, तकलीफ़, जो सच बताऊँ वो सह सकता है, जो सह नहीं सकता ना, भगवान उसको देता भी नहीं है। और मेरे को बैक टू बैक शायद दे भी इसी वजह से रहे हैं, उनको लगता है कि मैं सबको भगवान का ना फ़ेवरेट वाला बच्चा हूँ कि चलो इसी के साथ खेलते हैं। लेकिन कोई नहीं, आज मेरा अपना खुद का करियर है, बढ़िया-सा, मेरा अपना खुद का बिज़नेस चल रहा है, बढ़िया-सा, और उसके साथ ही साथ मेरा बच्चा, वो भी अभी स्वस्थ है। अभी आप लोगों की दुआओं, आप लोगों के प्यार की वज़ह से ना वो भी अभी ठीक है। आता है, उसको अभी भी दौरा आता है, उसकी दवाई चल रही है, बट वो अभी ठीक है। लेकिन ये संघर्ष है ना जीवन का, कभी नहीं खत्म होने वाला है, कभी नहीं खत्म होने वाला है। तो ये लाइफ़ टाइम आपका चलता रहेगा। तो बस मैं सभी अपने दर्शकों को सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इतनी परेशानी मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियली सब कुछ झेल के अगर मैं यहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ ना, और अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग तो भाई कर ही सकते हो। तो संघर्ष करना जीवन में कभी मत छोड़ना, कभी भी आपका वक़्त कहता है ना, कभी भी वक़्त पलट सकता है। मैं जोश टॉक की टीम को बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया, ताकि मैं यहाँ आकर आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकूँ। और आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी प्रेरणा अगर इससे मिलती है, तो मेरा यहाँ आना पूरी तरीके से सार्थक हो जाएगा। और थैंक यू सो मच जोश टॉक कि आपने मुझे ये मंच दिया। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।